Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about modern India. It means that Adhunik Bharat. So if you come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications of our latest uploads. तो बच्चों, एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और एसएससी से रिलेटेड अगर आप जीके जीएस की पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें भी, सो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने पिछले वीडियोज़ तक हमने 50 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो लेटेस्ट इसमें टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। सो देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं इसमें। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के क्वेश्चन। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर। कौन सी योजना पर आधारित था? सो वो था डफरिन योजना पर। अगला है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? सो वो 1909 में मान लिया गया था। अब देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन। ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 और 17 से 18 ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में किसे स्थापित किया गया? ऑप्शन ए निदेशकों की अदालत, ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन डी स्थायी परिषद। सो बी इज द राइट आंसर। नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया था। इसकी डिटेल भी आप चाहें तो यहाँ देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। इस नियंत्रक बोर्ड में 6 सदस्य होते थे, जिसमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एवं शेष प्रिवी काउंसिलिंग के होते थे। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ऑप्शन ए अध्यादेश था, ऑप्शन बी संकल्प था, ऑप्शन सी श्वेत पत्र था, ऑप्शन डी नियामक अधिनियम था। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सो इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा आंसर नहीं दिया, तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों में सुधार हेतु एवं कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है 1773 का विनियामक अधिनियम, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर अधिनियम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1773 का विनियामक अधिनियम। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का जो विनियामक अधिनियम था उसी के द्वारा की गई थी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। मतलब किस चार्टर एक्ट से? तो चार्टर एक्ट 1833 से, एक्ट से मतलब चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसकी डिटेल चाहे तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। सो इसकी डिटेल है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1858। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो 1935 अधिनियम की थी। अगला प्रश्न है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या नेहरू रिपोर्ट 1928।
सो इसकी भी डिटेल देख लेते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया है। परिसंघ फेडरेशन बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, ते अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। अगला प्रश्न है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, लाइनस कर्टिस या चैम्सफोर्ड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉन्टेग्यू। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो मॉन्टेग्यू थे। मतलब अधिनियम द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। ये तत्कालीन भारत सचिव बने थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के दौरान या उसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। राज्यों में ये द्वैध शासन की व्यवस्था अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक लागू रही। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के, ऑप्शन बी 1919 के, ऑप्शन सी 1935 के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। सो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के द्वैध शासन मतलब किस गवर्नमेंट, तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था द्वैध शासन। सो सीपीयू परीक्षा एसएससी में पूछा गया है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन डी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कैनॉट। या एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2013 में पूछा गया है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंग। सो ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट 1919, जो कि एक कानून था। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन कमीशन, ऑप्शन डी है डिमिट्रॉव थीसिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो वो साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1947, 1948, 1946 या 1949? सो सी इज द करेक्ट आंसर। 1946 में ये सभा का स्थापित किया गया था। तो एसएससी एफसीआई परीक्षा में 2012 में आया प्रश्न है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, आर्थिक व्यवस्था मतलब धन संबंधी व्यवस्था, इकोनॉमिकल अवस्था या कंडीशन। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त की एक विशेषता थी जमींदारी प्रणाली। किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? वीपी वाडिया ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो ने। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अब है इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक के और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 17 से 18 के। तो पहला प्रश्न है इसमें, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? मतलब मांडले जेल में भेज दिया गया था। 1905, 1907, 1909 या 1911? सो बी इज द राइट आंसर। 1907 में उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को वर्ष 1907 में निर्वासित कर मांडले जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता? सो इसमें क्या था उनका? स्वराज का अर्थ स्वशासन मतलब खुद शासन करना, स्वराज मतलब स्वयं का शासन होना। सो बी इज द राइट आंसर। इसमें डिटेल है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 के 18 के प्रश्न मिलेंगे इसमें। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में निर्माता तथा विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सुबह मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी?
भगत सिंह ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अग्रणी थे तो बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो वो 24 दिनों तक चली थी जब उन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो सभी जानते हैं, जनरल डायर। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखते हैं हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न के मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? मतलब वो क्यों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे और उसके लिए आंदोलन उन्होंने चलाया था। पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ये DEO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर में। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से, मतलब प्रथम को द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में कुछ नाम दिए गए हैं। देखते हैं, सरोजनी नायडू के सामने लिखा है मुस्लिम लीग, M.A. जिन्ना लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेज बहादुर सप्रू लिखा है हिंदू महासभा, V.D. सावरकर लिखा है लिबरल पार्टी। सो अब देखते हैं ऑप्शन ए है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 2 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 4 1 3 या ऑप्शन डी है 4 1 3 2। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 1 4 3, मतलब पहले दूसरा नंबर आएगा। सबसे पहले का कौन सा होगा? दूसरा होगा, और दूसरे का कौन सा होगा? पहला होगा, तीसरे का चौथा होगा और चौथे का तीसरा होगा। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी, V.D. सावरकर हिंदू महासभा। सो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? ऑप्शन ए 15 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1947। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, मतलब डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को मिला था, जब जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। सो बी इज द राइट आंसर। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। मतलब इसको क्रमानुसार केवल 1 और 3 है, केवल 2 और 4 है, केवल 1 और 2 है, केवल 1 2 और 3 है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 हैं, सत्य और अहिंसा। मतलब गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर वो चलते थे। सो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? ऑप्शन ए है बड़े उद्योगों के, ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों के, ऑप्शन सी बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुटीर उद्योगों के। किसके समर्थक थे वो सच्चे? गांधी जी कुटीर उद्योगों के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। मतलब राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, मतलब मोतीलाल नेहरू ही स्वराज पार्टी के सदस्य थे। सो प्रयुक्त नेताओं में से मोतीलाल नेहरू ही स्वराज पार्टी से संबंधित थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, जब वो सफल हो गया था, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के बाद, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के बाद, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। सो बी इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के बाद मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी, मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराज पार्टी के या स्वराज पार्टी के? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वराज पार्टी के सदस्य थे। ये संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? सिंह राशि में, मकर में, वृष में या वृश्चिक में? सो डी इज द करेक्ट आंसर। वृश्चिक राशि में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है,
लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, ऑप्शन बी भारत का भावी संविधान, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, ऑप्शन डी भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का भावी संविधान। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान क्या रहेगा, मतलब भारत का भविष्य में संविधान क्या होना चाहिए। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? मतलब दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंसारी ने या मोतीलाल नेहरू ने? सो ए इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने उसमें भाग लिया था। मतलब 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की जो कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ही पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती नेली सेनगुप्ता, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। राइट आंसर ए इज द करेक्ट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। सो ए इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह भी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। सो सी इज द राइट आंसर। उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही रही हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त प्रश्न से ही रिलेटेड अगला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी है आचार्य जे.बी. कृपलानी। दी इज द करेक्ट आंसर। आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे, स्वतंत्रता माउंटबेटन की योजना जब स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। सो डी इज द राइट आंसर। इसमें डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल, पाल तथा लाल, मतलब बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, ये इनके शॉर्ट नाम लिखे हैं, अत्यंत प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के? सो एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2010 में आया प्रश्न है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के ये प्रमुख नेता रहे। बाल, पाल तथा लाल, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और लाल मतलब लाला लाजपत राय। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये यहाँ देख लीजिए आप, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या लाला हरदयाल? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? सो राइट आंसर बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? सी इज द राइट आंसर। वह मणिपुर में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आप चाहें तो डिटेल देख लीजिए। भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा मोइरांग नगर में कर्नल शौकतुल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया था। ये नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1857 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने
की थी? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 75, 76, 71 या 72? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एसएससी एफसीआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल थे। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए श्री PM मेहता, ऑप्शन बी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी DE वाचा, ऑप्शन डी SN बनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग जो थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो सी इज द राइट आंसर। A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? W.C. बनर्जी, एनी बेसेंट, गांधी जी या A.O. ह्यूम? सो डी इज द राइट आंसर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत A.O. ह्यूम ने ही की थी। सो डी इज द राइट आंसर। 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने ये घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई कर दिया गया। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूम ही थे पहले महासचिव। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, A.O. ह्यूम या W.C. बनर्जी? सो आप समझ गए होंगे, सी इज द राइट आंसर। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वे ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वे भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सो ऑप्शन बी जो है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये जो कथन है वो सही नहीं है। बाकी 3 जो हैं A, C और D, ये तीनों कथन सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एसएससी MTS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो इस तरह से आप ये सारी डिटेल यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए टर्किश खलीफा, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टर्किश खलीफा। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए किया गया था? तो वो टर्किश खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए किया गया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम गढ़ा था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग
एक दूसरे के निकट आ गए थे? ऑप्शन ए लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट किस जगह पर आए थे? सो वो आए थे ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। सी इज द राइट आंसर कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लखनऊ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, ऑप्शन सी है 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन डी है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पैदा हो गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907, 1908, 1909 या 1910? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1907। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में 1907 में हुआ था। 1907 मतलब ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले कौन सा हुआ था? फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, या सेकंड थर्ड फर्स्ट होगा, या सेकंड फर्स्ट थर्ड होगा, या फर्स्ट थर्ड सेकंड होगा? सो राइट आंसर सी हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट और थर्ड। सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है ना, फर्स्ट फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर थर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1942 में। ठीक है ना, सो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मतलब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, सही कालक्रम है बंगाल विभाजन 1905, चंपारण सत्याग्रह 1917 एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले, ऑर्थर वेल्सले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। जनरल डायर जो था वही इससे संबंधित था, जो अपने 400 हथियारबंद सैनिकों को लेकर अमृतसर वाले जलियांवाला बाग में पहुंचा था और अंधाधुंध उसने भीड़ पर गोलियां चलाई थी, जिससे कई लोग मारे गए थे और कई लोग हादसे में घायल हो गए थे। सो ये जलियांवाला बाग हादसा हुआ था। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन या पिट्स इंडिया एक्ट? सो सी इज द राइट आंसर। वे साइमन कमीशन का विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए। लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यद्यपि कि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? सो पूना समझौता जो था वो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, ए.ओ. ह्यूम या हेनरी कॉटर? सो ए इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ये एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। सो इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एवं संघर्ष के दौरान, 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? सो बी इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान हुआ था। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान या हकीम अजमल खान? सो सी इज द राइट आंसर।
आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? एसएससी सीपीओ परीक्षा मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। सो सी इज द राइट आंसर। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1906 में या 1902 में? सो सी इज द राइट आंसर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वी मेनन। सो राइट आंसर बी इज द करेक्ट, लॉर्ड माउंट बेटन। मतलब विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो वो लॉर्ड माउंट बेटन था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइमन कमीशन। 1928 में भारत में आए उस कमीशन मतलब साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में, जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था, तो वो था साइमन कमीशन। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत लोकप्रिय था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? सो बी इज द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सो बी इज द राइट। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, भारत सेवक समाज जिसे कहा गया है, उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सो ऑप्शन है जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडे, बीजी तिलक या बिपिन चंद्र पाल। बीजी तिलक आप सोच रहे होंगे, बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक का ही शॉर्ट नाम है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक रहे। अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1929 में? सो बी इज द राइट आंसर। 1917 में की थी गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड डलहौजी? सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आए थे अस्तित्व में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप डिटेल चाहें तो देख सकते हैं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1935 में, 1919 में, 1892 में, 1861 में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1861 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, बीजी तिलक, वो दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या सूर्यसेन? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यसेन। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो वो सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था। 18 अप्रैल 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव यानी कि तत्कालीन बंगाल जिसे कहा गया शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। सूर्यसेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930 या 5 मार्च 1931? सो डी इज द करेक्ट आंसर। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, उपर्युक्त सभी में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। सो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है, उस राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली, सरदार के एम पनीकर,
H.N. कुंजरू, M.C. महाजन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फजल अली। उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी। सो ये इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में बनी थी। मतलब एसएससी सीपीओ परीक्षा में ये प्रश्न आया है। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी थी। इसका कार्यकाल अप्रैल 1957 से जुलाई 1959 तक था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद कम्युनिस्ट पार्टी थे। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में, 9 राज्यों में, 5 राज्यों में या 4 राज्यों में? तो इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर हम देंगे नहीं, इसका डिटेल आप देख लीजिए। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत उड़ीसा, मध्य प्रांत बिहार और मद्रास में पूर्ण बहुमत और मुंबई में लगभग पूर्णतः बहुमत 86 से 175 प्राप्त किया। इन 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने पदभार संभाला था। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल अन्य दलों से के सहयोग से गठित हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय? सो डी इज द राइट आंसर। लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। सो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने द अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाग की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? अभी अभी हमने पढ़ा है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप सभी समझ गए होंगे। लियो टॉलस्टॉय है, इसमें ज़्यादा डीपली देखने की जरूरत नहीं है। डी इज द करेक्ट। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या दक्षिण अफ्रीका? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। मतलब साउथ जो है ना दक्षिण अफ्रीका, उसी में उन्होंने उसको सीखा था, साउथ अफ्रीका में। सो डी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर सीखा था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 80 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।